नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर, क्योंकि मीडिया में आपके किसी भी खबर को यानी आपकी जो समस्या है किसी भी खबर को आपको दिखाया नहीं जाएगा और न ही उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि समस्या आप भुगतते हैं और आप भुगत रहे हैं, लेकिन आपको ही जब इसकी परवाह नहीं है, आप ही किसी दूसरे चर्चाओं पर आपको आनंद आता है, तो मीडिया आपको क्यों खबर दिखाएगा जिससे आप परेशानी से निकल सको। खैर, आप आज नहीं तो कल अवश्य इस बात को समझेंगे कि सबसे बड़ी समस्या आपके बच्चों की बेरोजगारी है, सबसे बड़ी समस्या महंगी होती शिक्षा है, सबसे बड़ी समस्या आपकी महंगाई है। लेकिन आप नहीं समझेंगे, आज नहीं तो कल अवश्य समझेंगे। तो क्या है आज की बड़ी खबर? विदेश जाने वाले लोग कब, कहां और कैसे यात्रा कर रहे हैं, इसका खर्च किसने और कैसे उठाया, कौन कब कितने बैग लेकर गया और किस सीट पर बैठा था। विदेश यात्रा करने वालों से जुड़े ऐसे 19 निजी डेटा सरकार इकट्ठा करेगी। यह डेटा 5 साल तक स्टोर रहेगा। जरूरत पड़ने पर इसे अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी साझा किया जा सकेगा। 10 फरवरी से कुछ एयरलाइंस के साथ पायलट के तौर पर डेटा शेयरिंग ब्रिज शुरू किया जाए और 1 अप्रैल से यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू करने की तैयारी है। यात्री द्वारा दिए गए ईमेल, फोन, मोबाइल नंबर, रिजर्वेशन करवाने वाले की भी सारी जानकारी ली जाएगी। भुगतान कैसे किया गया यानी क्रेडिट कार्ड इत्यादि का नंबर या कोई और तरीका, यानी अब हर चीज की खबर सरकार रखेगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने गुरुवार को खेल अवार्ड्स की घोषणा कर दी। इनमें 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 32 को अर्जुन तो 4 को द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चुना गया। खेल रत्न की लिस्ट में डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार शामिल हैं। बता दें कि खेल रत्न के लिए पहले मनु के नाम की चर्चा नहीं थी। इस पर उनके पिता ने खेल मंत्रालय पर सवाल उठाए। बाद में मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए खिलाड़ियों को नॉमिनेशन खुद करना होता है, लेकिन मनु ने ऐसा नहीं किया। बाद में मनु ने गलती मानते हुए नॉमिनेशन किया। इसको भी आप किस नज़र से देखते हैं, किस तरह का आप इसको देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। दुनिया की सबसे वृद्ध ओलंपिक चैंपियन और हंगरी की पूर्व महिला जिम्नास्ट एग्नेस क्लेटी का गुरुवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने 10 ओलंपिक पदक जीते थे, इसमें 5 गोल्ड मेडल। उन्होंने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक और 1956 मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। एप्पल के खिलाफ भारत में प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। सूत्रों के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच में पाया गया कि कंपनी भारत में ऐप स्टोर संचालन से संबंधित प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों में शामिल है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट का गोपनीय संस्करण एप्पल को भेजा गया है। महंगाई की गणना का मौजूदा तरीका जल्द बदल जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि महंगाई की गणना के आधार वर्ष को संशोधित कर 2022-23 किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र की अध्यक्षता में एक कार्य समूह गठित किया है। पिछले 1 दशक से देश में महंगाई की गणना 2011-12 के आधार पर की जा रही है। टीम इंडिया व ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मैच शुक्रवार से सिडनी में शुरू होगा। इसमें कप्तान रोहित शर्मा के खेलने की संभावना नहीं है। उनकी जगह शुभमन गिल खेलेंगे। केएल राहुल ओपनिंग कर सकते हैं। कप्तानी का जिम्मा जसप्रीत बुमराह संभालेंगे। चोटिल आकाशदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल सकता है। रोहित प्रैक्टिस के लिए आखिर में गए, इशारे जो बताते हैं सब ठीक नहीं। रूटीन स्लिप प्रैक्टिस सेशन में भी नहीं रहे। रोहित खेलेंगे या नहीं, इस पर गंभीर ने कहा मैच से पहले प्लेइंग 11 घोषित करेंगे। केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नीट यूजी परीक्षा सुधारों को लेकर बनी 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करेगी। पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली यह समिति एनटीए की कार्य प्रणाली की समीक्षा के बाद बनाई गई थी। इसे नीट यूजी को पारदर्शी बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करनी थी। अब देखना यह है कि नीट यूजी में पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही थी उस पे लगाम लगेगी या कोई
विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। बीते महीने देश भर के कारखाने 12 महीनों की सबसे धीमी रफ्तार से चले। दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 56.4 पर रहा। नवंबर में यह 56.5 पर था। लेकिन किसी मीडिया पर आप इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें काम करने वाले गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो बेरोजगार रहे होंगे या उनको कम सैलरी मिली होगी, लेकिन उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको इससे फर्क पड़ता है कि किसके नीचे क्या छुपा हुआ है। जबकि घर में उनके गेहूं आ पा रहा है नहीं आ पा रहा, बच्चे पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके घर में खुशियों का माहौल या कुछ खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे, इससे उनको भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी मानसिकता का स्तर इतना अब शानदार कर दिया गया है कि उनको अब इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको महंगाई कम हो, ज़्यादा हो, उनका बच्चा बेरोजगार घूमे, वो पढ़ा नहीं पाए, तो भी कोई फर्क नहीं है। तुर्की के शहर इस्तांबुल के गलाटा ब्रिज पर 4.5 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए, जो फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इस आयोजन का उद्देश्य गाजा में हो रहे इजरायली हमलों का विरोध करना था। इस रैली का आयोजन नेशनल विल प्लेटफॉर्म नामक 308 गैर सरकारी संगठनों के समूह ने किया था। प्रदर्शनकारी सुबह की प्रार्थनाओं के बाद घरों से मस्जिदों तक पहुंचे। वे तुर्की और फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए गाजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। महाभियोग का सामना कर रहे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल को हिरासत में लेने पहुंचे भ्रष्टाचार जांच कार्यालय के अधिकारियों को उनके घर से खाली हाथ लौटना पड़ा। जब कोई देश कमजोर होता है या आपस में उनके भेदभाव के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं या सरकार ढंग से शासन नहीं संभाल पाती है, तो उसका नतीजा पाकिस्तान के साथ देख सकते हैं। अफगानिस्तान तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान को उत्तर पश्चिमी इलाके में घेर लिया है। खोस्त और पक्तिका के कबायली इलाकों में लगभग 15,000 तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की 4 फौजी चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। पाक सीमा पर अपने लड़ाकों के जमावड़े के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने डूरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान का कहना है कि ये सीमा ब्रिटिश राज के समय पर बनाई गई थी। इसका जमीनी हालत से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय उद्योगपति सज्जन जिंदल अपने परिवार के साथ लाहौर में पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन की शादी में शामिल हुए। नवाज की पार्टी के एक नेता ने बताया कि जिंदल स्टील के मालिक सज्जन जिंदल के अलावा भी कई अन्य भारतीय शादी में शामिल हुए थे। भारत में अब प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकेगी। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को एक नोटिस जारी कर भारत स्मॉल रिएक्टर्स की स्थापना के लिए निविदा मांगी है। अभी तक भारत में न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्रीज में केवल सरकारी कंपनियां ही काम कर सकती है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।